नमस्कार, डिजिटल दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और रुझान ये बता रहे हैं कि मोदी का गठबंधन ज्यादातर राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। 163 सीटों पर अभी तक रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं टीएमसी 90 सीटों के नुकसान के साथ 124 पर आगे चल रही है। सबसे ज्यादा उलटफेर अगर कहीं पर हुआ है तो वो तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में ऐसा माना जा रहा था कि डीएमके की सरकार वापसी कर सकती है, स्टालिन की सरकार वापसी कर सकती है, लेकिन यहाँ टीवी के एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर कर आया है एक्टर विजय की पार्टी। सुपरस्टार विजय की पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों में एआईएडीएमके ट्रेल कर रहा था, यानी पीछे था एनडीए का गठबंधन, लेकिन अचानक से तमिलनाडु का जो रुझान है, तमिलनाडु के जो नतीजे हैं वो पलटे हैं और एआईएडीएमके और टीवी के ये दोनों पार्टियां अच्छे नंबर्स के साथ आगे बढ़ रही हैं और डीएमके काफी पिछड़ गया है। इन्हीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं। आलोक जी, टीवी के का राइज होना या तमिलनाडु के रुझान आना कितना चौंकाते हैं आपको? देखिए, बहुत चौंकाने नहीं, वैसे तो लग ही रहा था, लेकिन इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप ये देखिए कि किस तरह से भारत में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आना, ये विश्व राजनीति में जैसे कम्युनिस्टों का खत्म हुआ, कांग्रेस का खत्म हुआ, इस तरह से ममता बनर्जी का इतना प्रभाव होते हुए खत्म होना, और उसी तरह से डीएमके का, यहाँ पर डीएमके का हटना, यहाँ भी एक बड़ा लगातार वो था। केरल में कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं, ये भी एक विश्व राजनीति में है कि कम्युनिस्टों का भारत में अब कहीं भी राज नहीं रहेगा। त्रिपुरा खत्म हुआ था, बंगाल जा चुका था, केरल एक बचा था, वहाँ 8 बार चुनाव 57 जिस समय नेहरू थे तब बीजेपी मैंने कम्युनिस्ट पार्टियाँ जीती हैं। आज वहाँ कांग्रेस फिर से आई है, लेकिन इसके अलावा देखें तो उस तरह से कम्युनिस्टों का भारत में सफाया होना, इस दृष्टि से ये चुनाव भारतीय राजनीति के लिए बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी एक तरह से एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। नहीं सर, तमिलनाडु में 88 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाई है टीवीके ने, और अगर हम बात करें एआईएडीएमके की तो 68 सीटों पर एआईएडीएमके है और डीएमके 35 सीटों पर आगे है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि एंटी डीएमके लहर तमिलनाडु में थी, या एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर था वो तमिलनाडु में था, जिसका असर दिखा। डीएमके काफ़ी पीछे और 2 पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, जिसमें टीवीके की सबसे ज़्यादा चर्चा है। देखिए, टीवी के निश्चित विजय जो मास पॉपुलरिटी, जैसे हम लोग उस समय कहते हैं अमिताभ बच्चन की पॉपुलरिटी है, ये थी उस समय तो लहर थी इंदिरा गांधी के बाद, इसलिए वो इलाहाबाद से चुनाव जीते। और वहाँ तमिलनाडु की राजनीति में तो एमजी रामचंद्रन से लेकर के जयललिता से लेकर के फिल्म वालों का रहा है। विजय के पास उस तरह से कोई अपना वो नहीं था कि पार्टी संगठन हो, लेकिन जो जनता के बीच में हो, उसके चाहने वाले फैंस क्लब में चुनाव लड़ा है, उसका इतना आगे आना ये जरूर चौंकाने वाला है। इतनी सीटें आएगी हम ठीक है, एक आध सर्वे में कहा गया था। नहीं, उसे फैक्टर हम लोग मान रहे थे कि टीवी के एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। सुपरस्टार्स के साथ दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ की जनता जुड़ती है, ये हमें पता है, लेकिन डेब्यू चुनाव में ही सबसे बड़ी पार्टी टीवी के बन जाएंगी, इसका अंदाजा शायद बड़े बड़े विशेषज्ञों को नहीं था आलोक जी। और इसीलिए देखिए, एक जरूर है कि आप देखिए डीएमके बिल्कुल जिस तरह से एंटी हिंदू ही नहीं, कई बार ऐसा लगता था कि एंटी इंडिया जैसे बातें करती, एक अलग देश की, मैंने जिस तरह था लिट्टे के साथ संबंध थे, कांग्रेस के साथ संबंध रहा, लेकिन देखा जाए तो राजीव गांधी का असोसिएशन तक पे डीएमके के नेताओं का नाम आया था कि उनका कहीं ना कहीं पीछे सहानुभूति थी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रवाद भी तमिलनाडु में, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी है कि भारत में एक नेशनलिज्म उभर करके आए, उस दृष्टि से भी तमिलनाडु की सफलता में विजय का जीतना। और एडीएमके अभी देखिए नतीजे आने में समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं 2 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन डीएमके यदि खत्म होती है तो एडीएमके को कोई सहयोग चाहिए या विजय को कोई सहयोग चाहिएगा, तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी का माइंड है वो ऐसे लोगों का सहायता करेगी जिससे कि जो एंटी नेशन है, बंगाल में भी यही नारा दिया गया ना कि बांग्लादेशी और विदेशी यदि यहाँ घुसपैठिए रहेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पर यदि बिल्कुल कहें, हिंदी विरोध तो बहुत पहले से था, लेकिन राष्ट्रवाद के खिलाफ भी हो। नहीं, टीवीके और एनडीए के गठजोड़ या गठबंधन पर तो मैं आपसे बात करूं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, ये एंटी नेशनल वाली बात आप कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके का उभरना या एक अलग तरीके की राजनीति तमिलनाडु में होती है, ऐसे में सनातन पर जिस तरीके के बयान दिए गए थे या डिलिमिटेशन को लेकर जिस तरीके का भ्रम स्टालिन की तरफ से फैलाया गया, बीजेपी ने कोशिश की कि उस चिंगारी को आग में तब्दील किया जाए, और वो कोशिश ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पर दिखेगी या नहीं दिखेगी, लेकिन अब दिख रही है।
कम से कम तमिलनाडु के लोग ये समझ गए हैं कि ये पार्टी झूठ बोलती है या काम नहीं करती है, एंटी नेशनल है, तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। नहीं प्राची, एक और बात है, लोग क्या समझते हैं कि वहाँ सब हिंदू। आप ये देखिए कि संस्कृत, वेद, तमिल संगम जो वाराणसी में कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद बुला करके जो वहाँ वाराणसी बुलाए गए पंडित, अयोध्या में जब हुआ तब भी तमिलनाडु के पंडित बुलाए गए। तो ये मानना कि वहाँ सब सनातन विरोधी, ऐसा नहीं है। जो कम्युनिस्टों के साथ आप सोच सकते हैं, नहीं, स्टालिन की राजनीति जिस तरीके से सनातन को लेकर जो उनके बयान थे उदयनिधि स्टालिन के, उन बयानों का असर ग्राउंड पर अब दिखा ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप सनातन को गाली देंगे तो तमिलनाडु वाले लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। यही मेरा कहना है कि वहाँ के लोग सनातन के, हिंदू धर्म के उस तरह से पुराने भी जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक हैं। आप देखिए तमिलनाडु के मंदिर आज भी मतलब भारत के, उत्तर भारत के मंदिरों से कम नहीं है, और उनका आज भी प्राचीन, बल्कि वहाँ तो मुगल उतना पहुँचे नहीं, इसलिए नष्ट भी नहीं हुए। तो इसलिए ये जो धारा चली है, जरूरी कि बीजेपी है, लेकिन एक सनातन वाला, हिंदू वाला जो डीएमके ने चला रखा था पिछले 60-70 वर्षों में, 50 वर्षों में खास करके, वो एक तरह से टूट रहा है। लोगों के मन में फिर से समझ में आया है कि हम इस तरह से तो नहीं रह सकते इस देश में, जो हमारी भावनाएं, हम जिस धर्म को मानते हैं, माने मंदिरों में ऐसा तो नहीं है कि खाली उत्तर भारत के लोग जा रहे हैं, वो तो वहीं के लोग जाते हैं, वहीं के लोगों ने बनाया है, उसका गौरव महसूस करते हैं। तो भारत के सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों की वहाँ पर अब रूप उभर करके सामने आ रहा है। बिल्कुल सर, और इसकी कोशिश बीजेपी ने काफ़ी वक्त से पहले कर दी है। प्रधानमंत्री साउथ को जोड़ने की बात करते हैं, नॉर्थ से, वहाँ की संस्कृति को अपनाने की बात करते हैं, तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन अगर कोई है तो वो एक्टर विजय है। सर ऐसा क्या फैक्टर है एक्टर विजय में? क्योंकि इससे पहले कमल हासन को भी हमने देखा जो बुरी तरीके से फेल हो गए। एक्टर विजय का आना, और बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 50 की उम्र में आपने एक पार्टी बनाई, आप चुनाव लड़े, और ऐसा चुनाव लड़े कि आप सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए कमल हासन और इसके एक और फिल्म वाले आए, कौन आए थे पिछली बार? कमल हासन थे और एक और वापस वो पीछे पहले ही हट गए थे। हाँ, तो इस तरह से जो लोग आए उनकी वो नहीं थे। ये यंग लोगों में, देखिए विजय में इसी नाम के एक और कैरेक्टर जो शायद इनसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं तमिल फिल्म में ज़्यादा मैं तो नहीं देखता हूँ, यंग जनरेशन देखती है आजकल OTT की वजह से। तो ये विजय का यंग जनरेशन में बहुत असर है। भारत के मतदाता में 50%, जैसे महिलाओं को हम कहते हैं, ऐसे ही यंग जनरेशन आया है। तमिलनाडु में जो सपोर्ट मिल रहा है, ये यंग वोटर का ट्रेंड भी आपको दिखाई देता है जो विजय की वजह से, जैसे हमने शुरू में कहा, संगठन नहीं है, पॉपुलरिटी है, और उसके मन में लगता है कि नहीं, ये हमको एक परिवर्तन ला सकता है। इस समाज में जो जो उनके लिए चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए या हमारे जो लाभ देने के लिए, ये विजय की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। खाली फिल्म स्टार होना नहीं है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना। देखिए विश्वास, जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, विश्वास, भरोसा, भय और भरोसा, यहाँ भी विजय की सफलता भरोसा होना है। ठीक, ADMK की सफलता है, उनके तो नीरव थोड़ा पहले की तरह नहीं है, जयललिता की तरह, भरोसा होना है। सर प्री पोल बड़ी कोशिश की बीजेपी ने कि TVK के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन वो गठबंधन हो नहीं पाया। फिर वो बयान एक्टर विजय का याद आता है कि मैं अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स एक्टर विजय भी करते हैं। अब पोस्ट पोल अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है और AIDMK और TVK अच्छी खासी सीटें लाती हैं, तो क्या इन दोनों में गठबंधन की गुंजाइश है? अच्छा, आपको याद करिए नीतीश कुमार ने कितनी बार पाला बदला है, और वो माइनॉरिटी के नाम पर ही वोट लेते थे। शरद पवार, मतलब आप देखिए वहाँ पर उद्धव ठाकरे, ये तो ठाकरे परिवार के साथ ये तो संबंध थे बीजेपी के, लेकिन आज अजित पवार की पार्टी के लोग, NCP यदि वहाँ पर आया है तो मुस्लिम वोट लेकर के कोई पार्टी आती है। देखिए बीजेपी का ये बार बार मेरा कहना है, हमारे आपके भी कई मेरे साथियों से मैं सहमत रहता हूँ, जब ये कहते हैं कि नहीं हम खाली हिंदू वोट पर बीजेपी निर्भर करती, नहीं करती। बीजेपी चाहती कि हम सबको, RSS में अभी नहीं, मुझसे तो आज से 30 साल पहले RSS प्रमुख ने इंटरव्यू दिए, प्रोफेसर राजन सिंह ने, सुदर्शन जी ने, भाई हम सबको 98% को हम हिंदू मानते हैं। आप कहीं पूजा करिए, आप जाके नमाज पढ़िए, आप कहीं कुछ करिए, आप चर्च, लेकिन मैं तो आपको हिंदू मानता हूँ क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं। आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल, तुम यहीं पैदा हुए ना, 50 साल हुए जब भी पैदा। तो इसलिए उस दृष्टि से भी उनको पार्टी से नहीं, उनको खाली विचार, जो भारत विरोधी हो जाए, जो पाकिस्तान समर्थक हो जाए, बांग्लादेश समर्थक हो जाए, यहाँ भी वही मेरा ऐसा मानना है कि क्यों नहीं विजय के साथ सहयोग करेंगे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि ये एक मुस्लिम वोट लेके आया है, ठीक है, हमारे साथ हो सकता है,
अजित पवार नहीं लाए क्या मुस्लिम वोट? बिल्कुल ठीक। नीतीश कुमार ताजा उदाहरण है, और नीतीश कुमार उससे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और आज नीतीश कुमार पार्टी में बीजेपी चाहे 20 साल इंतजार किया, नीतीश कुमार को अपना बहुमत होते हुए 2 बार चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वही नीतीश कुमार पर तो कितना अटैक विपक्ष के दलों ने किया था कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेकुलर नहीं रहे, उसके बावजूद नीतीश कुमार अब कम से कम इन आखिरी वक्त में इंटैक्ट रहे बीजेपी के साथ। मैं यही कहूँगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सेकुलर वोट नाम के मुस्लिमों का शोषण किया गया। मैं बंगाल में वर्षों से जाता रहा हूँ, वहाँ कम्युनिस्टों के राज में भी महिलाओं के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ भी उतना न्याय नहीं हुआ। आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार ने सबको जोड़ने की कोशिश की, खाली मुस्लिम वोट मिल जाए इसलिए नहीं किया। और बीजेपी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम को नहीं मिलना है। आप ही बताइए, किसके घर में मकान मिलना है, किसके घर में पानी मिलना है? क्या बीजेपी ये कहती थी कि मुसलमान के घर में मत देना? नीतीश के साथ विरोध होते हुए भी वो तो कहती थी इस इलाके में हमको बढ़ना है, पूर्णिया में भी हमें अपना प्रभाव बनाना है, भागलपुर में बनाना है। उसी के बल पर तो बीजेपी आई। मतलब तमिलनाडु में अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो हम यही कहें कि एंटी सनातन और एंटी राष्ट्रवाद वाली जो सोच है उसका कहीं ना कहीं दमन है, उसका कहीं ना कहीं पराजय है। तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल पर तो सबकी निगाहें हैं ही सर। पश्चिम बंगाल में जैसा अनुमान लग रहा था, जैसा बीजेपी कह रही थी कि हम 160 से 180 के बीच में रहेंगे, अभी रुझान यही कह रहे हैं। लग रहा है आपको ये रुझान परिणाम में तब्दील होंगे और बीजेपी सरकार बना सकती है? मैं इसलिए नहीं कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं बाहर भी कहता रहा हूँ कि इंडिया टीवी ने जो सर्वे किया, आप सर्वे पे तो कई चीज़ों से मैं असहमत हूँ, सर्वे के मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। हाँ। लेकिन 160 170 चूँकि उन्होंने यदि लक्ष्य तय किया था कि ये 200 सीटों पर तो पूरी ताकत लगाना है, उस दृष्टि से 170 भी आती, 160 भी आती, सरकार बनना में सत्ता ममता बनर्जी की सरकार को बदलना है। मुझे लगता है कि लगभग ऐसी स्थिति जरूर आ रही है जिससे कि बीजेपी वहाँ सरकार बना लेगी, सरकार बना सकती है। और अगर बनाएगी सर तो क्या देखिए, ममता का जो राइज है, या ममता जब शुरू करती हैं, कहते हैं ना वो 30% से ही शुरू करती हैं, वो 30% अगर इंटैक्ट है तो कौन से वोट हैं जो ममता से इस बार छिटकते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हिंदू वोट तो छिटका ही है, जो भी थोड़ा बहुत डर के मारे। मैं तो बल्कि अभी भी ये कहूँगा, आज देखिए कोई उसको बहुत स्टडी गहरे करेगा, कई जगह ये मान के चलना कि मुस्लिम ही सारा वोट नहीं, बीजेपी को दिया नहीं, किसी और पार्टी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, ये है कि उसका वोट रहेगा ममता बनर्जी अपोजिशन में रह करके। मैं ज़रूर कहूँगा, चूँकि हम लोग 2 घंटे पहले बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार जाए तो बहुत बड़ा झटका होगा अगर भवानीपुर हारी तो। लेकिन यदि वो जीत जाती है तो आप याद रखिए कि वो अपोजिशन में भी बीजेपी की लिए नाक में दम करके रहेंगे। लोग ये मान के चलते जैसे कोई हार जाता है ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव में उदम नहीं है, किसी और राहुल गांधी में उदम नहीं है, अपोजिशन में रह करके वो जेल है। इंदिरा गांधी तक मैंने अभी तुलना की थी जब रजत जी साहब सुबह प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने यही कहा कि रजत जी, हमको याद है कि इंदिरा गांधी कुछ समय के लिए बिल्कुल 6 महीने साल भर लगभग वो बैठ गई थी घर में। मैंने उस समय भी इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया था। तो मेरा ये मानना है कि वो ममता बनर्जी उनसे भी एक कदम आगे हैं। वो जिस दिन हारेगी फिर से लड़ने के लिए सड़क पर खड़ी हो जाएगी, चाहे इलेक्शन कमीशन को कहे, बीजेपी को कहे। ऐसी नेता ना जो जनता में पकड़ रखती हैं, और उसमें फिर मुस्लिम उसके साथ, मुस्लिम उनके साथ सड़क पर खड़ा। इस चुनाव में भी हमने देखा ना कितनी परेशान हुई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी रही। सर 90 से ज्यादा उन्होंने वो पदयात्राएं और जनसभाएं की हैं अकेले दम पर। अगर वो इतनी ज्यादा पदयात्राएं कर रही हैं तो ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की जनता पर कैसे पकड़ लानी है। नहीं प्राची, आप इनको छोड़िए ना, वहाँ अभी तो सत्ता में थी। मेरा कहना है कम्युनिस्टों के समय में जिस तरह से लड़ी है वो, एक मजबूत विपक्ष तो कोई पार्टी नहीं लड़ा ना उस समय। तो इसलिए जब कम्युनिस्टों से लड़ सकती है सिर फड़ा करके, तो अब तो अब बिगड़ना क्या है? 71 की उम्र में जो होना है देखा जाएगा। चले सर, इंतजार करते हैं ये रुझान परिणाम में कब तब्दील होते हैं, लेकिन सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।